देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे केमिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज़ के पार्ट 2 के बारे में। इसके पहले हमने ऑलरेडी पार्ट 1 आपके लिए अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। और यकीन मानिए साहब, अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन तक आपने रेगुलर टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त नंबर आने वाला है और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप सबसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे जो आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक यौगिक का वाष्प घनत्व 45 है, इसका अणुसूत्र है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया है, फटाफट आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फटाफट सॉल्व कीजिए और हमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन 2010 के पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चन, बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि एक यौगिक का वाष्प घनत्व दे दिया गया है 45, तो उसका अणुसूत्र पूछ रहा है। देखिए, वाष्प घनत्व और अणुभार में एक संबंध होता है। अणुभार बराबर अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार बराबर होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व। क्या होता है? 2 गुणे वाष्प घनत्व। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका वाष्प घनत्व दे देता है और अणुभार कभी कभी पूछा जाता है। यहाँ पे तो अणुसूत्र पूछा गया है, लेकिन हम सबसे पहले अणुभार निकालेंगे। तो यहाँ पे हमको दे दिया गया है वाष्प घनत्व, तो अणुभार क्या हो जाएगा? अणुभार हो जाएगा, हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, अणुभार बराबर हो जाएगा 2 गुणे वाष्प घनत्व 45 दिया है, यानी कि अणुभार 90 हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इन चारों का मॉलिक्यूलर वेट इनमें से किसका 90 है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट यानी कि अणु भार निकालने के लिए क्या करते हैं? परमाणु भारों का योग करते हैं। तो इसका इस यौगिक के परमाणु भार का हम योग करते हैं, देखते हैं 90 आता है कि नहीं। सबसे पहले को ट्राई करते हैं, तो सबसे पहले में क्या है? C5 है, तो 5 और इंटू C यानी कि कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 6 दूनी के 12, परमाणु क्रमांक का 2 गुना लगभग होता है परमाणु भार। ठीक है, फिर प्लस ये 14 है, H14, तो 14 और गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 1 हमने लिख दिया। फिर प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16, तो 16 हमने लिख दिया। 16 और 14 कितना हो जाएगा? 16 4 20 और 10 30, 30 और 12 बचे 60, 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, 90 हो गया। तो ये हमारा 90 आ रहा है। और ऐसे भी हमने निकाला था अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व करके, तो 2 गुणे वाष्प घनत्व 45 दिया है, तो वैसे भी हमारा 45 दूनी 90 आ रहा है, यानी कि ये वाला अणुसूत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में कैसे हमने किया? देखिए, वाष्प घनत्व दे दिया है तो हमने सिंपली अणुभार निकाल लिया। हमें अभी नहीं पता है कि अणुसूत्र उस यौगिक का क्या होगा, तो हमने अणुभार निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? अणुभार बराबर होता है फॉर्मूला 2 गुणे वाष्प घनत्व, तो 2 गुणे वाष्प घनत्व की जगह पे 45 से 45 रख दिया तो 90 आ गया। अब हमारा अणुभार 90 आ गया, तो हमको चेक कैसे करना है? हम देखेंगे कि इस कौन से यौगिक का अणुभार 90 आ जाता है। जो यौगिक का अणुभार 90 आ जाता है, ऑब्वियसली बात है कि वही वाला यौगिक जो है वो उस अणुसूत्र को फॉलो करेगा। ठीक है ना? तो इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया। सबसे पहले हमने अणुभार निकाला, 90 आया, और फिर हमने एक एक करके ट्राई किया। अगर ऑप्शन नंबर ए मैच नहीं करता तो हम दूसरे को मैच कराते, दूसरे का अणुभार निकालते और उसको देखते कि वो 90 आ रहा है कि नहीं। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट था, तो इसलिए हमारा अणुभार निकालने पे 90 आ गया। इस तरीके से अणुसूत्र हमारा क्या हो गया? C5H14 और O, क्योंकि इसी का अणुभार निकालने पर 90 आ रहा है और अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व करने पर भी 90 आ रहा है, यानी कि यही वाला अणुसूत्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कितनी चीज़ें आपने सीखी? लगभग 3 से 4 चीज़ें एक क्वेश्चन में आपने सीख गए। कैसे? आपको अगर अणुभार वाष्प घनत्व दिया गया है तो अणुभार निकालना आप सीख गए ये फॉर्मूले से कि अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व। साथ ही साथ किसी यौगिक का अणुसूत्र निकालना आप सीख गए, और साथ ही साथ अणुभार निकालना भी सीख गए। अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? परमाणु भारों का योग। जैसे इसका परमाणु भार तो 5 गुणे 12, फिर प्लस H14 है तो 14 गुणे 1, फिर O तो O का
16, सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा अणु भार निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन से आपने कई सारी चीज़ें सीख ली। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बता पाया हूँ। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसका आंसर मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बता पाएंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस ज़रूर कर दें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोना का प्रतीक है, जो गोल्ड होता है सोना, उसका प्रतीक क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको कोई एक आंसर करेक्ट है, आपको बताना है कि सोना का प्रतीक क्या होता है। ठीक है, गोल्ड का। तो यहाँ पे बताइए फटाफट कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें सिंपली बात है कि एयू जो होता है वो सोना का प्रतीक होता है। तो इस तरीके से कई जो है वो इम्पॉर्टेंट तत्व हैं, उनको आप याद रखेंगे, जैसे ऑक्सीजन हो गया, इसके अलावा सिल्वर हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपका मोनिब्डेलम हो गया, इसके अलावा आयरन हो गया, बहुत सारे कॉपर हो गया। ठीक है, पारा हो गया, ब्रोमीन हो गया। तो ये सभी चीज़ का जो है वो आप प्रतीक चिन्ह आप याद रखेंगे। जैसे सोना का प्रतीक क्या होगा, तो कई स्टूडेंट्स तो नहीं जानते होंगे, तो एस से रिलेटेड चीज़ें टिक करेंगे, लेकिन एयू जो होता है वो सोना का प्रतीक होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एसीटिलीन एथिलीन से अधिक क्रियाशील है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सी तथा H2 की परमाणु संख्या समान है। दूसरा है कि सी सिंगल बॉन्ड सी, मतलब सी और सी के मध्य तीसरा बंध लगा है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि सी और सी यानी कि कार्बन और कार्बन के मध्य दोहरा बंध लगा है। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो एसीटिलीन होता है उसमें इसका फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और जो एथिलीन होता है उसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। एसीटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड है और एथिलीन में डबल बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है कि जिसका बंध अधिक है वो अधिक क्रियाशील होगा। ठीक है, ये कई चीज़ें, ये कई कंसेप्ट आपने कई क्लासेस में पढ़ा होगा। तो ये एसीटिलीन एथिलीन से अधिक क्रियाशील इसलिए है क्योंकि कार्बन और कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, तीसरा बंध है, तिहरा बंध है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्न क्रम में होती है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो कौन से क्रम में होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इस टाइप का 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में, और ये भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पूछा जा चुका है। फटाफट बताइए कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी वाला चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। देखिए, हाइड्रोजन जो होते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन्हें सामान्यतः हम हाइड्रोजन के तौर पे देखते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में इन्हें एक अच्छे जो है वो क्रम में व्यवस्थित किया गया है। पूरे डीपली तरीके से हमने आपको तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में ये चीज़ पढ़ाई थी। मैंने ये बताया था कि जब आवर्त सारणी में समूहों में आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जैसे कि आवर्त सारणी में जैसे हाइड्रोजन का क्या स्थान है, इस तरीके से था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस तरीके से था वर्ग में, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं सही से आपको दिखा देता हूँ, ऐसे ऐसे टाइप का था, इस तरीके से आवर्त सारणी थी। तो इसमें ऐसे था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये क्या है, ये एक वर्ग है। वर्ग में मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे आते वक्त ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है। घटता है का सेंस क्या है कि जो सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे अधिक रहेगा, उससे नीचे उससे कम, उससे नीचे उससे कम और उससे नीचे उससे कम, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता घट रहा है। घट रहा है तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद से उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। इलेक्ट्रॉन बंधुता घट रहा है। तो ऊपर से नीचे चलने पर, समूहों में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। तो सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर हाइड्रोजन में होता है फ्लोरीन।
तो जाहिर सी बात है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है। ठीक है ना, ये चीज़ कंफर्म हो रही है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन सबसे अधिक है। क्या लिखा है? फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन, यानी कि इन सब में से फ्लोरीन जो है वो सबसे बड़ा है। ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हैलोजन्स को जो है हमने पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी में ये बताया था कि हैलोजन्स को एक जो है व्यवस्थित क्रम में रखा गया है और समूहों में यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है। तो सबसे ऊपर कौन सा है? फ्लोरीन है। तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा उसी का होगा, उससे कम क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का। तो सबसे ज़्यादा इसका है। तो ऑप्शन में भी देखिए सबसे ज़्यादा इसका ही प्रदर्शित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बातें आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है, सिंबल कौन सा है मर्क्यूरस आयन का? यहाँ पे एक चीज़ समझ जाइए कि जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी बार पूछे आते हैं। देखिए अस और इक में आपका काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा। मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक ये दो चीज़ें पूछा जाता है। तो इसको याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि जिस पर आवेश का मात्रा कम होगा, ठीक है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा वो अस होगा और जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो इक होगा। जैसे मर्क्यूरस आयन कह रहा है तो इसमें देखिए Hg2 पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और Hg2 पे जो है वो 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो 3 पॉजिटिव चार्ज और 2 पॉजिटिव चार्ज, इसमें कौन सा सबसे कम है? 2 पॉजिटिव वाला। तो मर्क्यूरस में 2 पॉजिटिव चार्ज होगा और मर्क्यूरिक में 3 पॉजिटिव चार्ज होगा Hg पे, ठीक है। मर्क्यूरस में Hg2 पे 2 पॉजिटिव चार्ज और मर्क्यूरिक में Hg2 पे 3 पॉजिटिव चार्ज। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि मर्क्यूरस आयन कह रहा है। तो मर्क्यूरस आयन का प्रतीक क्या होता है? Hg2 पे 2 पॉजिटिव चार्ज। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि Hg2 पे 3 पॉजिटिव चार्ज मतलब मर्क्यूरिक आयन होता है, मर्क्यूरिक, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। यहाँ पे 4 ऑप्शन देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो ये अगर आप पढ़े होंगे अच्छे तरीके से तो पहला वाला ऐसे ही क्लियर हो गया कि ये एक वैद्युत संयोजी बंध है, ठीक है। वैद्युत संयोजी बंध है, के पे 1 पॉजिटिव चार्ज और Cl पे 1 नेगेटिव चार्ज, और इसमें जो है वो वैद्युत संयोजक बंध बनता है। तो ये वैद्युत संयोजी यौगिक है, ठीक है। ये सहसंयोजी यौगिक नहीं है, तो ये तो ऐसे ही कट गया, ठीक है। और बाकी जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं, सहसंयोजक यौगिक जो है वो इलेक्ट्रॉनों के बराबर साझेदारी से बनते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म CHCl3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मैं इसको अच्छे तरीके से अगर वर्णन करके बताऊं तो CHCl3 का आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। C, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H और फिर Cl3 है, तो 1 Cl, 2 Cl और ये 3 Cl। तो ये CHCl3 का डायग्राम हो गया। अब अगर इसको अच्छे से समझें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो एक यहाँ पे रख देंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये 4 हो गई, ठीक है। और इसके अलावा अगर क्लोरीन के बारे में बात करें तो क्लोरीन की 7 इस तरीके से हम लिखते हैं। आउटर मोस्ट सेल यानी कि बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 2, 2 4, 2 6 और एक 7 हमने कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी 7 करेंगे तो 2, 2 4, 2 6 और एक 7। फिर इसका भी करेंगे तो 2, 2 4 और 2 6 और एक 7। इस तरीके से आपको अगर बनाने आता होगा तो आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे। इसके अलावा अगर इसका करेंगे तो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 हमने लिख दिया। अगर आप देखेंगे तो ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ये इनका 1 इलेक्ट्रॉन लेके, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ये क्लोरीन कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूरा कर लेगा। भाई 7 पहले से है, 1 कार्बन का ले लिया तो 8 हो गया। और ये हाइड्रोजन 1 कार्बन का लेके हीलियम का स्थान प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो इनके मध्य क्या लग गया? एक एक सिंगल बॉन्ड लग गया।
यानी कि ये ससंयोजी बंध से एक दूसरे से जुड़ गए और इस तरीके से जो है ये ससंयोजी यौगिक का निर्माण कर लिए। तो इस तरीके से हमारा क्लोरोफॉर्म CHCl3 जो है वो एक ससंयोजी यौगिक है, क्योंकि इनमें बराबर साझेदारी हो रही है इलेक्ट्रॉनों की, एक एक इलेक्ट्रॉनों की सभी से साझेदारी हो रही है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम कार्बन के बारे में बात करें, जैसे कि हमने बताया था कि कार्बन का 4 होता है, 1 2 3 4, और यहाँ पे चारों में यहाँ पे 3 तो क्लोरीन से लगा है और 1 H से लगा है, ठीक है। तो इसका 1 H का 1 होता है और इसका 7 होता है। तो अब कार्बन अगर पूरा करेगा तो कार्बन H से 1 ले लेगा, फिर क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और फिर इस क्लोरीन से भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इस क्लोरीन से भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो पहले से इसके पास 4 था और ये चारों परमाणु से 1 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ऐसे सभी से जो है वो 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, यानी कि बराबर साझेदारी हो रही है। तो ये जो क्लोरोफॉर्म CHCl3 जो है वो एक ससंयोजी यौगिक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि ससंयोजी यौगिक क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से जो बंध बनता है वो ससंयोजक बंध के बनता है, और ऐसे यौगिकों को ससंयोजी यौगिक कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मीथेन अणु में है, मीथेन अणु में क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला है द्विसंयोजक बंध, दूसरा है ऑप्शन कि त्रिसंयोजक बंध, तीसरा ऑप्शन है एकल सहसंयोजक बंध, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मीथेन CH4 होता है इसका अणुसूत्र, ठीक है। और इसका संरचना बनाए तो C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और फिर सिंगल बॉन्ड H, यानी कि कार्बन के एक परमाणु से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, ठीक है। तो ये किसके एकल सहसंयोजक बंध से जुड़े हैं, सिंगल सहसंयोजक बंध से जुड़े हैं। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीथेन अणु में एकल सहसंयोजक बंधन होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिसंयोजक बंध नहीं होता है, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ होता है, फिर डबल बॉन्ड भी नहीं होता है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे अधिक भेदनशील है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, अल्फा किरण की, बीटा किरण की, गामा किरण की, इनमें से कोई नहीं। रेडियो धर्मिता चैप्टर पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि जो गामा किरणें होती हैं वो सबसे ज़्यादा, इनकी भेदन क्षमता जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको क्या कहा था कि अल्फा किरण की भेदन क्षमता सबसे कम होती है, बीटा किरण की भेदन क्षमता अल्फा किरण की भेदन क्षमता से 100 गुनी अधिक होती है, ठीक है। और गामा किरण की भेदन क्षमता बीटा किरण की भेदन क्षमता से 100 गुनी अधिक होती है। यानी कि अगर अल्फा किरण की बात करें तो ये सबसे कम है, और बीटा किरण की बात करें तो भेदन क्षमता बीटा किरण की अल्फा किरण से अधिक है, और गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। यानी कि गामा किरण की भेदन क्षमता अल्फा किरण से भी और बीटा किरण से भी, इन दोनों किरणों से अधिक होती है, यानी कि सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक भेदनशील कौन सी होती है, गामा किरण। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनसे अदृश्य किरणें स्वतः ही निकलती रहती हैं, और इन्हीं तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं, ठीक है, जिनसे समय के साथ इनका क्षय होता रहता है। और इसी अदृश्य किरणों को जो इस प्रकार के तत्व से निकलती हैं इनको रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं, और ये किरणें अल्फा बीटा और गामा किरणों की तरह जो है वो बिहेव करती हैं, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा किरणें ही निकलती हैं उन तत्वों से, तो इसे आप ये भी ध्यान रखेंगे। ये भी चीज़ समझनी ज़रूरी है कि अल्फ़ा बीटा और गामा किरण ये जो होती है, इसमें अल्फ़ा किरण पे जो है वो धनावेश होता है, बीटा किरण पे ऋण आवेश होता है, और गामा किरण आवेश विहीन होती है, यानी कि उस पर आवेश कोई नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अल्फ़ा कण है, अल्फ़ा कण कौन सा है। ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप हमेशा तैयार रखेंगे। जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इनकी प्रैक्टिस करते रहना है। और यकीन मानिए साहब, अगर आप इसी तरीके से टेस्ट देते रहे तो इतना ज़बरदस्त नंबर आएगा कि फिर आप कमेंट में हमें थैंक्स कहने ज़रूर आएंगे।
और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इतनी शानदार वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को जोड़िए। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में स्टूडेंट्स हैं वो सबको हमारे चैनल के बारे में बताइए, उनको जोड़िए, सब्सक्राइब करवाइए और साथ ही साथ मज़े में स्टडी कीजिए, रेगुलर टेस्ट दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में अल्फ़ा कण है। अल्फ़ा कण क्या होता है? अल्फ़ा कण ये एक हीलियम नाभिक होता है। मैंने आपको ये भी चीज़ बताया था रेडियो एक्टिविटी पढ़ाते समय कि अल्फ़ा कण जो है वो एक हीलियम नाभिक होता है। तो He पे 2 पॉजिटिव चार्ज ये हमारा अल्फ़ा कण हो जाएगा। और अल्फ़ा कण पर एक धनावेशित कण होता है जिस पे कितना इकाई का धनावेश होता है? 2 इकाई का धनावेश होता है, 2 इकाई का धनावेश होता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अल्फ़ा कण एक हीलियम नाभिक होता है जिस पे 2 इकाई का धनावेश होता है। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी टेस्ट हमने लिए हैं वो सबकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। आप मैथमेटिक्स की 10 पार्ट, मैथमेटिक्स टेस्ट सीरीज़ का 10 पार्ट अपलोड हो चुका है, फिजिक्स का 5 पार्ट अपलोड हो चुका है और केमिस्ट्री का जो टेस्ट सीरीज़ है वो अभी चल ही रहा है। ठीक है? और मैथ में चैप्टर वाइज स्टडी भी कई चैप्टर का करा दिया गया है, फिजिक्स में भी करा दिया गया है और केमिस्ट्री में भी कराया गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। ये भी चीज़ मैंने आपको बताया था कि रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई जगह बैकुरल का नाम अलग अलग टाइप से लिखा जाता है, लेकिन हेनरी बैकुरल आप याद रखेंगे, ये जो है वो बिल्कुल करेक्ट नाम है। तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने की थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये टेस्ट सीरीज़ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और टॉप 10 क्वेश्चन जो हमने आपको कराए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से आपके दिमाग में फिट हो पाए होंगे। और ये सारे क्वेश्चन बार बार आप रिवीजन करते रहिएगा, इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे इस टाइप के क्वेश्चन पे आपका कमांड बन सके। और अगर केमिस्ट्री में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली आप बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को जोड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और साथ में मज़े में स्टडी कीजिए। कैसा लगा आज का वीडियो, इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।